अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रवृत्तियों में आगे श्रृंखला में हम अगला बिंदु देखते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में वैचारिक युद्ध है। इन दोनों में आपसी आमने सामने की लड़ाई न होकर, शस्त्रों से युद्ध न होकर एक वैचारिक युद्ध होता है। एक तरफ साम्यवाद का प्रचार करने वाला सोवियत संघ है, तो दूसरी तरफ पूंजीवाद और लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों ही राष्ट्रों में वैचारिक मतभेद को शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। अगला बिंदु है गुटनिरपेक्षता। हमने अभी देखा कि हमारे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे राष्ट्रों के उपनिवेशवाद खत्म होकर नवोदित राष्ट्र आने लगे, यानी कि स्वतंत्रता का एक सूर्योदय हुआ और कई राष्ट्र उसमें स्वतंत्र होने लगे। अब ये जो नवोदित राष्ट्र, नए छोटे छोटे राज्य हैं जो स्वतंत्र होकर आए हैं, उनको अपनी खुद की अपनी शासन व्यवस्था का बनानी है। ऐसे दौर में उनके सामने एक ऐसी विभीषिका थी, वो था शीत युद्ध। दो गुटों के बीच में समूचा विश्व बटा हुआ, और ये दोनों गुट चाह रहे थे कि जो नवोदित राष्ट्र है वो हमारे खेमे में आ जाए। एक चाह रहा था पूंजीवाद के अंदर आ जाए, तो दूसरा चाहता था साम्यवाद का, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जनशक्ति को, अपनी अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। अब ऐसे दौर में इन्होंने, जो नवोदित राष्ट्र है, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था में शामिल हो जाएं जहां हमें तटस्थ रहना पड़े। तो इन्होंने गुटनिरपेक्षता का एक आंदोलन छेड़ दिया या गुटनिरपेक्षता का समर्थन देना शुरू कर दिया। टीटो, मार्शल, जवाहरलाल नेहरू, नासिर, ये इन लोगों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया। अगला अपना बिंदु है साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का अंत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्तियों की शक्ति कमज़ोर होने लगी। युद्ध की विभीषिका में इनकी आर्थिक हानि होने लगी, तो ऐसे दौर में उनकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा उठी। तो धीरे धीरे साम्राज्यवाद भी समाप्त होने लगा और उपनिवेशवाद भी अंत होने लगा, और उनके जो अंदर राष्ट्र थे वो स्वतंत्र होते गए। फिर अगला है महाशक्तियों की संख्या में कमी। जहाँ 8 राज्य होते थे, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, रूस, रशिया, स्पेन और स्वीडन, और अब सिर्फ सोवियत संघ और यूएसए, 2 ही महाशक्तियाँ रह गई। सोवियत संघ जो साम्यवाद का अग्रदूत है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्र का रक्षक माना जाता है। अगला बिंदु है द्विध्रुवीयता से बहु केंद्रवाद। जहाँ 2 ध्रुवीकरण था वह अब बहु केंद्रवाद हो गया। अब चीन यूएसए का प्रतिद्वंदी बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन बमों का निर्माण करके वह शक्तिशाली बन गया। तो एशिया में भारत, चीन, जापान नए शक्ति केंद्र जो शक्ति संतुलन को नया मोड़ दिया, और ऐसे में चीन जो है वो यूएसए का प्रतिद्वंदी बन गया। तेल उत्पादक देश भी शक्ति का केंद्र बन गए थे। उत्तर दक्षिण संघर्ष। उत्तर के जो लोग थे वो विकसित राष्ट्र थे, और दक्षिण के जो राष्ट्र थे वो विकासशील राष्ट्र थे। अब इन दोनों में संघर्ष हुआ, वो ये था कि नवोदित जो दक्षिण के राष्ट्र थे वो चाह रहे थे कि हमें विकसित राष्ट्रों द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग प्राप्त हो, लेकिन उन्होंने केवल आश्वासन दिया, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई सहायता उनको नहीं पहुंचाई। इसलिए इन दोनों के बीच में एक संघर्ष छिड़ गया था, जो आगे जाकर नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाने लगी। अगला जो बिंदु है वो है यूएनओ का बढ़ता हुआ परिवार। अपन देखते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ 51 सदस्यों के मूल रूप के साथ ही बना था। आज वर्तमान में उनकी संख्या बढ़ती 193 हो गई है। तो ये जो इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बढ़ता हुआ परिवार है, वो द्वितीय महायुद्ध के बाद, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की एक उभरती हुई महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है। फिर है तीसरी दुनिया का बढ़ता हुआ महत्व।
यूएनओ में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महासभा में अधिक संख्या इनकी होने से यह निर्णय प्रक्रिया को भी प्रभावित करने की स्थिति में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी प्रवृत्तियाँ उभर कर हमारे सामने आई, जो हमने 2 पार्ट में अभी देखा है।